राधिका बर्तन ऐसे मांज रही थी जैसे कुछ खुन्नस निकाल रही हो। जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाजें, एक आध हाथ से छूटकर गिर जाने की टनटनाहट, धीमी धीमी बड़बड़ाहट की गुनगुन, झल्लाए तेवर और तेजी से चलते हुए हाथ। राधिका को बहुत गुस्सा था आज। 15 दिन से बोल रखा था रसीली को कि अगले महीने के पहले 2 हफ्ते कोई छुट्टी मत लेना, माँ आ रही है। वैसे भी माँ मेरे पास नहीं आती। सोचा था उनके आने पर रसीली से कुछ एक्स्ट्रा काम करा लिया करूंगी ताकि उन्हें ज्यादा समय दे सकूं, कुछ घुमा फिरा सकूंगी। मगर ये महारानी जी तो अपना काम करने से भी नहीं। घर कितना गंदा पड़ा है, बर्तन भी मुझे ही मांजने पड़ रहे हैं। बड़बड़ाते हुए राधिका की नजर बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। घड़ी की सुइयों के साथ उसके हाथों की गति भी बढ़ रही थी। ओह, कितना लेट हो गया, लगता है आरती तक ही पहुंच पाएंगे। राधिका की मम्मी सरिता जी अपने गृहनगर कानपुर से बाहर कम ही आती जाती थी। वैसे भी दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी और उमस उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर भी इस बार आ गई थी। राधिका बहुत कोशिश करती कि उन्हें कहीं घुमा लाए, मगर भीड़ से उनका जी घबराता था। आज पास की ही सोसाइटी में राधिका की एक पुरानी परिचिता के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी। सरिता जी वहां जाने के लिए तैयार हो गई। राधिका ने वहां समय से पहुंचना तय किया था, मगर सुबह उसकी बाई रसीली का फोन आ गया कि उसे बहुत जरूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है, अतः वह 2 दिन काम पर नहीं आ पाएगी। फोन सुनकर राधिका का जो हाल हुआ उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। राधिका का मन तो किया आज ही निकाल कर बाहर करे रसीली को, पर कैसे? आज से पहले तो उसने ऐसा धोखा कभी नहीं दिया। पैसे तो काट ही लूंगी, पर कैसे काट सकती हूँ? महीने की 2 छुट्टियां तो मान्य है, मगर कुछ माँ के आने का तो लिहाज करती। उसकी बड़बड़ से जब सरिता जी के कानों में पहुंची तो वे राधिका को समझाने आ गई। क्यों इतना खून जला रही हो बिटिया? ऐसा क्या गजब हो गया? वो भी इंसान है, बाल बच्चों वाली है, क्या उसे कोई जरूरी काम नहीं हो सकता? काम का क्या है, वापस आकर हम दोनों निपटा लेंगे। चल अब तू शांत हो जा। माँ के समझाने पर राधिका उखड़े मन से ही सही मगर मुस्कुरा पड़ी। दोनों जब पूजा में पहुंची तो आरती चल रही थी। राधिका को पूजा हॉल में प्रवेश करते हुए बड़ी शर्म महसूस हुई। जब कोई उसके घर में ऐसे सीधे आरती में पहुंचता था तो वह मन ही मन चिढ़ती थी। लो, आ गए सीधा प्रसाद खाने, और अब वही खुद ऐसे आई है। मेरी सहेली क्या सोचेगी? आरती के बाद भोजन का आयोजन था और उसके कुछ देर बाद सुंदरकांड भी शुरू होना था। भोजन के लिए बाहर एक अलग पंडाल की व्यवस्था थी। सहेली को बधाई और गिफ्ट देकर राधिका और सरिता जी ने लंच की प्लेट लगाई और पंडाल के एक कोने में सही जगह देखकर बैठ गए। खाना खाते हुए यूं ही राधिका की नजर हवा से हिल रहे पर्दों के बाहर चली गई तो वह चौंक पड़ी। अरे ये क्या, रसीली यहाँ? बाहर उसकी काम वाली बाई रसीली बैठी बर्तन मांज रही थी। यह देख राधिका के भीतर यकायक जो ज्वालामुखी फूटा। यदि उसका लावा बाहर आ जाता तो रसीली के साथ साथ सभी बर्तन भांडे भी बहा कर ले जाता। मगर राधिका कैसे बहने देती? सामने उसकी माँ जो बैठी थी, माँ के सामने अपनी छवि कैसे खराब होने देती कि उसकी इतनी समझदार, मैच्योर, टफ बेटी एक बाई के धोखे से हिल गई। खैर, अपनी सहेली के पास जाकर बातचीत करने लगी वो। यार, एक बात तो बता, ये जो मेड बाहर बर्तन मांज रही है ये तेरी परमानेंट मेड है क्या? अरे नहीं नहीं, ये मेरी मेड की पहचान वाली है। मुझे 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा कामों के लिए एक मेड चाहिए थी तो वह इसे ले आई। भली औरत है, सुबह से चुपचाप काम कर रही है, जो बोलो सो कर देती है। अच्छा, कितना लेती है एक दिन का? अच्छी है तो मैं भी कभी आगे बुला सकती हूँ ना? राधिका अनजान बनकर पूछने लगी। 600 पर डे पर बात हुई है। सुबह 6 बजे आ गई थी, रात तक रहेगी। इसने मेरी समय पर बड़ी मदद की, इसलिए सोच रही हूँ कल जाते समय कुछ खाना पीना और एक साड़ी दे दूंगी। वाह, मेरे यहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ अपनी जेब गरम कर रही है। 2 दिन में 1200 कमा लेगी। आए तो वापस एक बार बताती हूँ इसे। राधिका का मन ही मन भुनभुनाना शुरू हो गया। 3 साल में कितना ख्याल रखा उसका मैंने। पिछले महीने बीमारी में हफ्ते भर की छुट्टी दी थी। बाकी सब पैसे काटती हैं, मगर मैंने कभी नहीं काटे। अपने बेटे के बर्थडे पर उसके बच्चों के लिए भी केक, चॉकलेट भिजवाती हूँ मैं। काम बाद में शुरू करती हूँ, पहले चाय पिलाती हूँ। हर दूसरे महीने एडवांस पैसे ले लेती है। अभी भी 2 महीने का एडवांस ले रखा है। बड़ा बेटा भी कमा रहा है, फिर भी पैसों के लिए इतनी हाय हाय। मुझसे झूठ बोला। राधिका मन ही मन बुदबुदा रही थी।
वह मन ही मन निर्णय कर चुकी थी कि कल से दूसरी ही बाई देखेगी और अपने पैसे वापस लेकर उसे बाहर करेगी। बेटी का यह हाल सरिता जी समझ रही थी। खैर, दोनों घर पहुंचे तो सरिता जी हल्की फुल्की बातचीत कर बेटी का मन बहलाने का प्रयास करने लगी। कुछ रिश्तेदारों की गप्पे, कुछ बचपन के किस्से, पर राधिका अभी भी नॉर्मल नहीं थी। तभी सरिता जी ने अपने मोबाइल पर फोटो गैलरी खोली और राधिका को दिखाने लगी। इतनी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखकर राधिका को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे माँ, ये फोटो मोबाइल में कैसे? मुझे भी शेयर करो ना। हाँ हाँ, कर दूंगी। जरा देख तो, ये वाली फोटो कैसी लग रही है तू इस फ्रॉक में। सरिता जी हंसते हुए बोली, और ये वाली तो गजब है, नौकर के साथ वो घोड़ा बनकर तुझे पीठ पर सवारी करा रहा है। तब तू 5-6 बरस की रही होगी। अरे, ये तो राम सिंह काका हैं, इन्हें नौकर क्यों बोल रही हो? राधिका ने थोड़ा गुस्से से कहा। नौकर को नौकर ना कहूँ तो क्या कहूँ? सरिता जी ने तुनक कर कहा। तो राधिका ने उन्हें घूरा। नौकर भी इंसान होते हैं, और ये आपके लिए नौकर होंगे, मेरे लिए मेरे दादाजी से भी बढ़कर थे। सरिता जी को राधिका की प्रतिक्रिया देखकर खुशी हुई कि वह अभी भी वे मानवीय भावनाएं महसूस करती है जो बचपन में किया करती थी। कितना प्यार दुलार दिया इन्होंने मुझे, कहते हुए राधिका की आंखों में पूरा बचपन उतर आया था जैसे। राधिका के दादा गांव के बड़े जमींदार थे, मगर राम सिंह काका दादा के नौकर थे। वैसे तो वे बिल्कुल घर के सदस्य जैसे थे, मगर जमींदार साहब की नजरों में तो नौकर ही ठहरे ना। राधिका का दिन राम सिंह काका की मीठी बोली से ही शुरू होता था। गुड़िया रानी, दिन चढ़ाया है और अभी तलक बिस्तर में दुबकी हो? घोड़े की सवारी करनी है ना, तो जल्दी जल्दी उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर शहर पर चलेंगे। यह उन दोनों की दिनचर्या थी। काका तड़के 5 बजे ही हवेली आ जाते और गाय भैंसों का काम करते थे। मसलन दूध निकालना, चारा डालना, सफाई करना। फिर 8-9 बजे के करीब 1-2 घंटे छोटी गुड़िया की सेवा में हाजिर रहते, उसे घुमाना फिराना, उससे मीठी मीठी बातें करना। राधिका को बचपन में खोया देख सरिता जी ने उसे झिझोड़ा। अरे, कहाँ खो गई? सीधे गांव पहुंच गई लगता है। हाँ माँ, सच में कितने अच्छे दिन थे वो। काका के चले जाने के बाद तो गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, कितना रोई थी तू उनके जाने पर। काका को याद कर राधिका अभी भी रुआंसी हो चली थी। अच्छा, तुझे वो किस्सा याद है जब एक दिन काका बड़े उदास आए थे, बेमन से काम कर रहे थे? किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर तू इतनी छोटी होते हुए भी उनकी उदासी को भांप गई थी। कैसे बार बार उनका मुंह ऊपर उठाकर आंखों में झांकती हुई पूछ रही थी कि क्या हुआ काका, इतने उदास क्यों हो? वो कह रहे थे कि कहाँ उदास हूँ बिटिया, ये देखो मैं हंस तो रहा हूँ, और फिर जोर जोर से हंसने की एक्टिंग करने लगे थे। हाँ माँ, याद है काका की वो झूठी और खोखली हंसी, उदास पनीली आंखें, कितना दर्द छिपा था उनमें। राधिका उदास हो चली। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य जीवंत हो उठा था जब वह काका की चिंता में दादाजी के पास भागी भागी गई थी। दादाजी, देखो मेरे काका को क्या हुआ है, आज अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं, जरूर उनकी तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर को दिखाओ। पीछे पड़ गई थी उनके। मजबूरन दादाजी को सब काम छोड़कर पहले राम सिंह काका से बात करनी पड़ी थी। तब पता चला कि उनका बेटा बहुत बीमार था। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, मगर स्वाभिमान किसी के आगे हाथ फैलाने में वे कतरा रहे थे। तब दादाजी ने उन्हें पैसे देकर मेरी ओर देखा था और बोले थे, अब खुश? हाँ गुड़िया, पर मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि बिन बताए उनकी परेशानी तुम कैसे समझ गई थी? कितनी छोटी थी तुम। समझने वाली बात क्या थी माँ, इंसान की आंखें सब बोलती हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। हाँ, यही कारण होगा। अच्छा, एक बात बता, तुझे आज रसीली की आंखों में कुछ नजर आया? वो कितनी थकी हुई सी, खोई खोई सी काम कर रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। तभी उसकी नजर हम पर नहीं पड़ी। राधिका को सुनकर थोड़ा धक्का लगा। नहीं माँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तुम्हें ऐसा क्या नजर आया उसकी आंखों में? मैंने उसकी आंखों में और चेहरे पर वही राम सिंह काका वाली उदासी देखी थी गुड़िया। क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, एक बात कहती हूँ, परसों जब वह आएगी तो पहले उससे बात करना, उसकी सुनना, फिर कोई निर्णय लेना। ठीक है माँ। माँ बेटी की ऐसी ही बातों में 2 दिन गुजर गए। राधिका का मन अब शांत था। सुबह रसीली अपने तय समय पर आ गई थी। राधिका ने बड़े सहज भाव से पूछा, अरे रसीली, तेरे गांव का काम खत्म हुआ कि नहीं? हाँ दीदी, हो गया। रसीली नीची नजरें किए थोड़ा हकलाते हुए बोली, अच्छा
मुझे नहीं पता था तेरा गांव पास वाली सोसाइटी में ही है, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनकर रसीली के पैरों तले जमीन खिसक गई हो जैसे। चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। वो बुरी तरह घबराकर बोली, दीदी वो मैं भी वहां गई थी, तुझे वहां काम करते देखा इसलिए पूछ रही हूँ। राधिका बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसी क्या बात हो गई रसीली जो तुझे वहां काम करना पड़ा? पहले ही तेरे पास इतने काम है। रसीली बेहद आश्चर्य में थी। उसका झूठ और धोखा पकड़ने के बाद भी दीदी इतने प्यार से बोल रही है। वह सुबकते हुए कहने लगी, क्या करती दीदी, छोटे की फीस भरनी थी ना। फीस न भरने पर मास्टर जी ने उसे पूरे दिन कक्षा से बाहर खड़ा रखा था। पर तेरा तो बड़ा बेटा भी नौकरी करता है ना। फिर कहाँ दीदी, वो तो 4 महीने से घर पर बैठा है। आपसे जो फीस भरने के लिए एडवांस लिया था वह पूरा मेरी बीमारी पर ही खर्च हो गया था। अरे तो मुझसे क्यों नहीं बोली? रसीली ने उसके कंधे थपथपाए। क्या बोलती दीदी, मैं आप एक आप ही हो जो जरूरत पर मदद कर देती हो। बाकी लोगों ने तो बीमारी के छुट्टी के पैसे भी काट लिए। आपसे कितना मांगू दीदी, मुझे शर्म आती है। रसीली रोने लगी। मुझे माफ कर दो दीदी। माफी किस बात की? रसीली तू आखिर माँ है, अकेले अपने बच्चों को पाल रही है। मैं तो तुझे वहां देखकर ही समझ गई थी कि तू बहुत परेशानी में आई है, वरना कभी ऐसा न करती। आगे से कुछ बात हो तो बता दिया कर। तू मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो एक माँ हूँ और तू भी तो मेरी जरूरत पर कितना एक्स्ट्रा काम कर देती है। चल अब चुप हो जा, मैं पहले तेरे लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीकर काम शुरू करना। दिल का बोझ उतर चुका था, रसीली का भी और राधिका का भी। रसीली पल्लू से आंख नाक पहुंच रही थी और राधिका चाय बनाने किचन में जा रही थी। और सरिता जी अपनी बिटिया को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें वहां 35 साल की सेल्फ स्टैंडर्ड मॉडर्न नहीं बल्कि 6 साल की गुड़िया नजर आ रही थी, जो आंखों की भाषा भली भांति समझती थी।